दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली। आखिर ये गिरावट हुई क्यों बजट के बाद? क्योंकि इस बार बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई खास बड़ा ऐलान नहीं हुआ है और कंपनी का ऑनलाइन बैंकिंग का बिजनेस है, डिजिटल सेवाएं कंपनी देती है। इसको लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझेंगे क्या मिला इस सेक्टर को। इसके अलावा कंपनी का होम लोन सेगमेंट का बिजनेस भी कंपनी शुरू करने जा रही है और होम लोन सेगमेंट से संबंधित भी कुछ बड़ी अपडेट है। इस बजट के दौरान क्या कुछ अनाउंसमेंट हुआ उसको समझेंगे। साथ में कंपनी का इंश्योरेंस का बिजनेस है और इंश्योरेंस को लेकर बड़ा ऐलान हुआ इस बार बजट में, जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो कंपनी के अलग अलग बिजनेस का क्या असर होगा इस बजट के दौरान उसको समझने की कोशिश करेंगे और जियो फाइनेंशियल के लिए क्या आने वाला समय काफ़ी शानदार हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात कर ले तो यहाँ पे देखो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर 241 पर क्लोजिंग थी। 0.06% की हल्की सी गिरावट देखने को मिली। इंट्राडे का लो बना 239 का और हाई जो है वो 245 के आसपास है। लेकिन स्टॉक आगे बढ़ा था लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई। तो इसके पीछे वजह आज का जो बजट है उसमें बैंकिंग सेक्टर दबाव में आ गया। एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो, एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सभी के शेयरों में 2% तक की गिरावट देखने को मिली है। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं उनको भी दबाव देखने को मिला। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का इसका अलग अलग सेगमेंट का बिजनेस है, इस वजह से कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली और ऑलरेडी स्टॉक पहले ही करेक्ट ज़्यादा हो चुका है। तो बजट 2025 में सरकार ने फाइनेंशियल 2026 के लिए ग्रॉस मार्केट बोरोइंग को 5.7% से बढ़ाकर 14.8 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। यह उदारी सरकार को राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए चाहिए, जिसे फाइनेंशियल 2026 के लिए 4.4% तय किया गया है। यह फाइनेंशियल 2025 के लिए 14.1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से अधिक है। इसका मतलब यह है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बाजार से अधिक पैसा उधार लेना होगा। इस खबर के बाद बैंकिंग स्टॉक को जो है झटका लगा, सेंटीमेंट खराब हुए। तो मिरर एसेट कैपिटल मार्केट के डायरेक्टर इंस्टीट्यूशनल बिजनेस इक्विटी मनीष जैन ने कहा है कि बजट में बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई खास बड़ा पॉजिटिव संकेत नहीं दिया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हाई ग्रॉस बोरिंग में से बॉन्ड यील्ड बढ़ सकती है, जिसका असर बैंकों की ट्रेजरी इनकम पर पड़ेगा। जब सरकार अधिक उधार लेती है तो इससे गवर्नमेंट बॉन्ड की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे यील्ड में बढ़ोतरी होती है। बैंक अपने ट्रेजरी पोर्टफोलियो में इन बॉन्ड का एक अहम हिस्सा रखते हैं। वे बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आने पर मार्केट टू मार्केट यानी एमटीएम घाटे का सामना करते हैं, यानी उनके पोर्टफोलियो में रखे बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे उनकी आय पर निगेटिव असर पड़ता है। इसके अलावा बढ़ी हुई सरकारी उधारी बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को कम कर सकती है, जिससे बैंकों के लिए धन जुटाना अधिक महंगा हो जाएगा। तो जैसे कि जियो फाइनेंशियल भी अब डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में उतर चुकी है। हर तरह की सेविंग अकाउंट से लेकर दूसरी आप बैंकिंग सेवा उनके माध्यम से ले सकते हो, तो उनको भी असर पड़ेगा ही सरकार के इस फैसले का। लेकिन आम जनता को बहुत राहत मिली है, मिडिल क्लास को बड़ा राहत दे दी गई है। इनकम टैक्स की जो फ्री इनकम का जो दायरा था वो 7 लाख से बढ़ा के सीधा 12 लाख कर दिया गया है। किसी ने सोचा नहीं था। अपेक्षा थी कि 10 लाख कर दिया जाएगा इस बार, ऐसी अपेक्षा रखी थी, लेकिन अपेक्षा से ज़्यादा बढ़ के मिला इस बार मिडिल क्लास को। पहली बार कई बजट के बाद मिडिल क्लास को फोकस में रहकर बजट बनाया गया है। 12 लाख यानी हर साल आपको 12 लाख से और जो स्पेशल जो डिडक्शन है 75,000 का, उसके हिसाब से 12,75,000 तक कोई पैसा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यानी हर महीने अगर आप 1 लाख रुपए भी कमा रहे हो तो आपको टैक्स देने की अब ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी एक रिटेल सेगमेंट की ग्रोथ को देख के जो ध्यान रखा गया, इससे आने वाले समय लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, बाजार में खर्च बढ़ेगा और रोलिंग घूमना शुरू हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है। तो इससे है जो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ और बैंकों के लिए डिपॉजिट रेट उसमें सुधार की उम्मीद होगी। कुछ एनालिस्ट ने डिपॉजिट से मिलने वाली इंटरेस्ट इनकम पर कम टैक्स लगाने का भी सुझाव दिया है, हालांकि वित्त मंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने फाइनेंशियल 2025-26 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11.1 लाख करोड़ तय कर दिया है, जो फाइनेंशियल 2025 के कैपेक्स से 0.9% अधिक है। एनालिस्टों का मानना है कि कैपेक्स में वृद्धि से निवेश के अवसर बढ़ेंगे, इसके साथ ही बैंकों के लिए क्रेडिट डिमांड भी बढ़ेगी। दूसरी तरफ रिलायंस
जियो फाइनेंशियल सर्विस का अब इंश्योरेंस का बिजनेस भी है, जिसमें अलग अलग हर तरह की इंश्योरेंस सेवाएं प्रोवाइड करती है। यहाँ पे सरकार ने बड़ा फैसला कर दिया है, जो बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को छूट दे दी है। यानी अब पहले जो 74% की छूट थी उसको बढ़ा के पूरी तरह से 100% कर दिया गया है। अभी कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ पे एफडीआई के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। तो कंपनी के लिए ये आने वाले समय के लिए ये जियो फाइनेंस जैसी कंपनियां जो विदेश से पैसे लेती है और अपने पार्टनर बनाते हैं, उनके लिए एक बड़ा फैसला अच्छा है। फिर निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि वह भारत के इंश्योरेंस सेगमेंट में 100% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की छूट दे रही है। सरल शब्दों में इंश्योरेंस सेक्टर में अब 100% एफडीआई किया जा सकता है, यानी विदेशी निवेशक जितना चाहे उतना इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। इससे पहले भारत सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए केवल 74% तक की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की छूट दे रखी थी, जिसे इस बार बजट में 2025 में बढ़ा के 100% कर दिया गया है। इससे पहले बजट 2021 में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को जो छूट थी 49% से बढ़ा के उसको 74% तक किया था और अब इसको 100% पे लाया। तो माना जा रहा है कि एफडीआई की लिमिट बढ़ने के बाद से कई सारे इंश्योरेंस कंपनियों में विदेशी निवेश बढ़ सकता है। फिलहाल बाजार की प्रमुख इंश्योरेंस कंपनियां जैसे कि एचडीएफसी बैंक लाइफ इंश्योरेंस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए विदेशी निवेशकों की होल्डिंग 25.4% की है। वही आईसीआईसी बैंक की जो आईसीआईसी लोम्बार्ड में एफडीआई की होल्डिंग 24.36% है, जबकि आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में फॉरेन होल्डिंग 12.78% के आसपास है, जबकि एसबीआई लाइफ में 24.48% की फॉरेन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है। तो ये अब देख सकते हो कि जियो ग्रुप के लिए भी एक अच्छा मौका है, वो और निवेश ला सकते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा फंड इस्तेमाल कर सकते हैं एफडीआई के माध्यम से, जिससे बिजनेस आने वाले समय में शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक अच्छा फैसला है जियो फाइनेंशियल के लिए भी। एक और जो बड़ा ऐलान हुआ है वो है लोन सेगमेंट को लेकर, और यहाँ पे करीब देख सकते हो कि 40,000 नए घर बनाने में बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज देख सकते हो कि रुकी हुई आवास परियोजनाओं में से 1 लाख इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के नए स्वामी फंड की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य उन खरीदारों को राहत देना है जिनके निवेश अटके हुए हैं। केंद्र सरकार ने 2019 में रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किफ़ायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष खिड़की यानी स्वामी नाम से एक कोष की घोषणा की थी। इस फंड मैनेजमेंट भारतीय स्टेट बैंक समूह की कंपनी एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड करती है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में पहले कोष की सफलता के बाद स्वामी कोष 2 की घोषणा कर दी है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि स्वामी कोष 1 के तहत तनावग्रस्त आवास परियोजनाओं में 50,000 आवास इकाइयाँ पूरी हो चुकी है और घर खरीदारों को चाबियां सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि 2025 में 40,000 और इकाइयाँ पूरी की जाएगी, जिससे मध्यम वर्ग के परिवार को मदद मिलेगी। ये परिवार आवास ऋण पर ईएमआई स्वामी में देख सकते हो कि समान मासिक किस्त का भुगतान कर रहे थे, साथ ही अपने आवास का किराया भी दे रहे थे। सीतारमण ने कहा है कि इस सफलता के आधार पर स्वामी कोष 2 को सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ एक मिश्रित वित्त सुविधा के रूप में स्थापित किया जाएगा। कुल 15,000 करोड़ रुपए की इस कोष का लक्ष्य अन्य 1 लाख इकाइयों को तेजी से पूरा करना है। यानी तेजी से आने वाले समय मिडिल क्लास से घर बनेंगे, और जैसे कि अब मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है, 12 लाख रुपए तक उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो अब वो अपने घर का सपना पूरा कर पाएंगे, अपनी ईएमआई भर पाएंगे, और ये बहुत बड़ी राहत मिली है। तो इससे आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनियों को आने वाले समय बहुत सारा बेनिफिट होगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें एक अच्छा गेन कमा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।